मैं डॉक्टर सरिता पटेल आप सभी का हेल्थ सीरीज एपिसोड नंबर 1 में स्वागत करती हूँ। मैं अंबरनाथ में रहती हूँ। हमारा पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी है 24/7। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया जिसमें सिखाते हैं उस कोर्स की और होलिस्टिक कुकिंग प्रोग्राम की मैं टीचर हूँ। और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि सभी लोग हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। श्री श्री रविशंकर जी जो हमारे गुरु है, उनके जीवन का मकसद ही यही है कि सबके चेहरे पे खुशी आ जाए। उन्हीं के उद्देश्य के साथ हम सब लोग जुड़े हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। हम अपने जो अनुभव है वो शेयर करते हैं और कुछ जो थोड़ी ज्ञान की बातें हैं वो शेयर करते हैं ताकि आपको उसका बहुत फायदा हो और आप स्वस्थ रहे, ना कि बीमार होके कुछ दवाइयाँ लेके और बीमार होके और दवाइयाँ ले। इससे अच्छा कि हम बीमारी को प्रिवेंट करें, वो ज्यादा अच्छा है ना। ओके, तो अब हम देखते हैं कि मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ। 1.8 into 10⁻18 10⁻11 मतलब 18 के ऊपर 10 जीरो लगा देंगे। हाँ, इतने रुपीस खर्चे होते हैं हर साल किसके ऊपर? डायबिटीज के ऊपर इंडिया में। ये सब किस में जाते हैं? ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए स्ट्रिप्स जो लगते हैं, इंजेक्शन जो लगते हैं, टैबलेट्स जो लगते हैं, इन सभी में इतना सारा खर्चा होता है हमारे देश का, हमारे गवर्नमेंट का बोलो या हमारे इन जनरल सबका। और अभी करंट पॉपुलेशन कितना है? 1.35 बिलियंस। उसमें से जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसके हिसाब से 11 से 12% लोग जो है वो डायबिटीज से पीड़ित है। लेकिन एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी ये है कि 20 से 25% लोग डायबिटीज से पीड़ित है और 40% तक लोग हाइपरटेंशन से, वैसे ही 20 से 25% लोग थायराइड से, सिमिलरली 20-30% लोग पीसीओडी से, मतलब लेडीज पीसीओडी से, वैसे रूमेटिज्म से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी से पीड़ित है। अगर आप सभी का टोटल करोगे 20%, 30% वगैरह, तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। इसी का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति एक रोग से ज्यादा रोगों से पीड़ित है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेडिक्शन ऐसा है कि आगे आने वाले 15 से 20 सालों में ये सब जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं वो डबल होने वाले हैं, ऐसा उनका प्रेडिक्शन है। हाँ, तो अभी हमने अलर्ट होना चाहिए, है ना। अच्छा, और सबसे मेन क्या है पता है? कंसर्न क्या है कि पुराने जमाने में ये जो डिसीज है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये जो है वो 60, 70, 75 साल की उम्र में शुरू होते हैं ताकि फिर आगे वाली जिंदगी कुछ दवाइयाँ लेते हुए गुजारते थे। फिर उसके अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसके साथ और दवाइयाँ लेके फिर बाद में उसी किसी कॉम्प्लिकेशन से वो उनकी डेथ होती थी। लेकिन अभी इन डिसीजेस का ऑनसेट ही, मतलब वो शुरुआत ही यंगस्टर्स में हो रही है। हाँ, मतलब 20-30 साल की उम्र में उनको जवान लड़कियों को ब्लड प्रेशर, फिर एसिडिटी, फिर डायबिटीज, ये सब बीमारियां होने लगी है। और डेथ भी 30-35 की उम्र में डेथ होने लगी है। तो ये बहुत अलार्मिंग है क्योंकि 20-25 साल की उम्र में अगर ये डिसीजेस होते हैं, फिर दवाइयाँ लेने के बाद में अगर उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो उसका जीवन को कितना दुर्धर हो जाएगा, उतनी पूरी लाइफ उनकी कितनी दुर्धर हो जाएगी।
ओके, तो जस्ट चार पांच जनरेशन पहले बोलो या फिर 60-70 साल पहले बोलो, ये डिसीजेस एकदम हार्डली कुछ 1 से 10,000 में एक ऐसे लोगों को होता था, और 6-7 जनरेशन पहले तो एकदम रेयरली ऐसे होता था। अभी देखो, इसका मतलब क्या है कि वो हेरिडिटरी होना, यही एक रीजन नहीं है। यूजुअली हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज, हाँ हेरिडिटरी है, मेरी पेरेंट्स को था, उनके पेरेंट्स को था, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये पुराने जमाने में भी बहुत सारे लोगों को होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है कि हेरिडिटरी डिसीज एक लोडेड गन के जैसा है, जिसमें जो बुलेट्स है वो बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, मतलब वो गन फायर होगी कि नहीं होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। वो हमारे काफी हद तक हमारे हाथ में होता है। अभी हम देखते हैं इसका मतलब क्या है, हम लोग हेरिडिटी को पूरा का पूरा ब्लेम नहीं करेंगे। फिर ऐसे क्यों हो रहा है, हम वो पहले देखेंगे। ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, पीसीओडी क्या होता है, किसी ने पूछा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, ये पीसीओडी है। पीसीओडी के ऊपर मेरा एक ऐसे सेशन था, आप आपका नंबर और नाम दे दीजिए तो आपको वो लिंक फॉरवर्ड कर देंगे। पीसीओडी के ऊपर एक पूरा सेशन था। ओके, अभी हम देखते हैं ये क्यों हो रहा है। उसके पहले ना एक स्टोरी बताते हैं अकबर और बीरबल की, क्योंकि देखो ये जो बड़े बड़े डिसीजेस है ना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह, इनके बारे में सोचने के पहले हम पहले देखेंगे कि हमारे ह्यूमन बीइंग के जो बेसिक डे टू डे एक्टिविटीज है, सिंपल एक्टिविटीज है, सिंपल थिंग्स है, वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं ठीक से, जिसके लिए किसी को सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे सोना, सांस लेना, खाना खाना, चलना, और क्या, टॉयलेट जाना, यूरिन पास करना, पसीना आना, रिप्रोडक्शन होना, ये सब हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स है, बेसिक नीड्स है, बेसिक थिंग्स है हमारे जीवन के, जो इजीली होने चाहिए, लेकिन वो हो रहे हैं क्या, वो हम देखेंगे। उसके पहले वो स्टोरी सुनेंगे। आपको तो सभी को पता ही है अकबर और बीरबल कौन है। तो वो एक वाइस मिनिस्टर थे बीरबल, अकबर के दरबार के। तो एक बार क्या होता है कि अकबर राजा दरबार में डिक्लेयर करता है कि मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब जो सही सही देगा, मतलब मुझे प्लीज करने वाला, जो सेटिस्फाई करने वाला जो जवाब देगा उसको मैं इनाम दूंगा। फिर वो प्रश्न पूछता है कि किस चीज से व्यक्ति, मतलब ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा खुश हो जाता है या सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। तो कुछ लोगों ने आंसर दिया कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सोना मिलने से। किसी ने कहा कि अच्छे से फीस्ट, खाने पीने के लिए बहुत अच्छे व्यंजन मिल जाना, उससे दिल खुश हो जाता है। किसी ने कहा कि अच्छा संगीत, अच्छा डांस, ये सब एंजॉय करने से बहुत खुश हो जाते हैं हम लोग। फिर बारी आती है बीरबल की, तो सब बीरबल की तरफ देखते हैं वो क्या जवाब देगा। तो बीरबल क्या बोलता है कि जब मैं सवेरे, रोज सवेरे मॉर्निंग में जब मैं अपने बावेल्स क्लियर कर देता हूँ, टॉयलेट एकदम साफ मुझे हो जाती है, वो मेरा सबसे बेस्ट, हैप्पी और सेटिस्फाइंग मोमेंट रहता है। वो ह्यूमन बीइंग का सबसे बेस्ट और हैप्पीएस्ट और सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है। तो उसके ऊपर सब दरबार हंस पड़ता है, इवन राजा अकबर भी हंस पड़ता है। उनको लगता है ये क्या इतना वाइज पर्सन, और इससे क्या फालतू बातें कर रहा है।
तो जैसे अकबर राजा भी हंस पड़ता है, तो बिरबल को लगता है चलो कुछ तो भी सबक सिखाना पड़ेगा अभी इनको, मतलब रियलाइज करके देना पड़ेगा कि ये मैं बोल रहा हूँ ये सही है कि नहीं है। तो होता ऐसा है कि वो राजा जैसे पब्लिक कोर्ट में जाता है ना, पब्लिक लोग रहते हैं, फिर अपने जो कुछ भी ग्रीवेंसेस उनके सामने रखते हैं और फिर राजा उसका आंसर देता है। इसे पब्लिक कोर्ट में जाने के पहले बिरबल उसके खाने में कुछ दवाई मिक्स कर देता है। फिर राजा जाता है कोर्ट में, लोगों के सामने बैठता है, सब बातें होती है, सब उनको राय देता है, जो भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और बीच में उनको टॉयलेट की अर्ज बहुत जोर से आती है, इतना रेस्टलेस और एजिटेटेड हो जाता है, उसको कुछ सूझता नहीं, लेकिन क्या करे, ये सब भरे भर दरबार में, भर कोर्ट में, बीच में उठ के नहीं जा सकता वो अपने, तो वो कैसे तैसे दबा के रखता है और बहुत ही रेस्टलेस हो जाता है। तो जैसे काम खत्म होता है वो रश करता है और टॉयलेट में जैसे क्लीन हो जाते बॉयल, और आके बैठता है, तो तब बिरबल आता है और पूछते हैं क्या महाराज मैंने सही आंसर दिया कि नहीं दिया। तब राजा मान जाता है। तो ये बात है ना, मतलब क्या कि हमारा पेट रोज अच्छे से साफ होना ये कितना इम्पोर्टेंट है, नेचुरली होना कितना इम्पोर्टेंट है। आजकल सभी का होता है क्या ऐसे? इतना इजीली और डेली होता है नहीं। कॉन्स्टिपेशन ये जो है आज की पॉपुलेशन में मोस्ट प्रिवेलेंट कंडीशन है कॉन्स्टिपेशन। डाल्कोलैक्स ये जो दवा जो है सबसे ज्यादा बिकती है जो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर है। पहले के जमाने में क्या समझते थे कि रोज टॉयलेट क्लीन मतलब पेट साफ हो जाना, अगर नहीं होता है तो कॉन्स्टिपेशन। लेकिन वेस्टर्न जो डाइट है, वेस्टर्न जो स्टाइल है, वो विदाउट रफेज वाला सब जो खाना है, पॉलिश्ड मैदे का, रोटी, ब्रेड, ये सब जो चीजें क्या बोलते हैं रिफाइंड चीजें जो है वो हम अपना रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है 2-3 दिन में एक बार टॉयलेट सभी को हो रहा है, वो नॉर्मल होने लगा। तो कॉन्स्टिपेशन की उन्होंने डेफिनेशन ही चेंज कर दी कि 2-3 दिन में अगर टॉयलेट क्लीन नहीं है, साफ नहीं होता है, तो मतलब कॉन्स्टिपेटेड। देखो मतलब वो एबनॉर्मल कंडीशन इतनी सभी लोगों में नॉर्मल हो गई है कि डेफिनेशन ही उन्होंने बदल दी। एक्चुअली हार्ड स्टूल होना, ज्यादा समय तक बैठने पड़ना टॉयलेट में क्लीन होने के लिए, या फिर टॉयलेट हो जाने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं लगना, ये सभी को कॉन्स्टिपेशन ही बोलते हैं। तो एलिमिनेशन यानी ये हमारा पहला बेसिक एक्टिविटी है जो नॉर्मली अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं हो रही है। फिर दूसरा कौन सा है एलिमिनेशन का? यूरिन फ्रीली पास करना। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, स्पेशली रात को, तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर बाद में ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल ठीक से नहीं होने की वजह से और प्रॉब्लम होते हैं, जल्दी बाथरूम के लिए में भागना पड़ता है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक होने लगा है। जो नॉर्मल यूरिनेशन का जो प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लमेटिक होने। फिर तीसरा एलिमिनेशन का है तरीका जो है वो स्वेटिंग, यानी पसीना निकलना। लेकिन पसीना निकालना हम आजकल प्रेफर ही नहीं करते हैं, हमें अच्छा ही नहीं लगता है। बहुत पसीना आता है, बाप रे, इसलिए एसी में बैठ जाते हैं। इतना हो सके पसीना आना ही नहीं चाहिए हमें। इस तरीके से हमने अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखते हैं। कार में एसी, होटल में एसी, घर में एसी, ऑफिस में एसी, पसीना आता ही नहीं है। पसीना एक्चुअली पूरी जो स्किन है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट भाग है। वहां से टॉक्सिन्स
बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, लेकिन वो हम होने ही नहीं देते हैं। क्रीम लगा देते हैं जिससे पसीना कम आए या ना ही आए, इस तरीके से क्रीम लगा लगा के हम उसको रोक देते हैं। और उसके बाद में आता है ब्रीदिंग। आपको पता ही रहेगा कि हमारे शरीर से हम जितने भी विषैले पदार्थ शरीर के बाहर निकालते हैं, उसमें से 90% विषैले पदार्थ हम थ्रू ब्रीदिंग बाहर निकालते हैं। वो कैसे? देखो, 10% सिर्फ मल मूत्र, आई डिस्चार्ज, ईयर डिस्चार्ज, स्वेटिंग, इससे निकलता है, हाँ? लेकिन 90% टॉक्सिन्स है वो थ्रू ब्रीदिंग बाहर निकलते हैं। वो कैसे? हमारे शरीर के सेल्स के अंदर वो जो विषैले पदार्थ है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन फिर खून में मिलता है, वो ऑक्सीजन, वो प्योर ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक एक सेल तक जाता है। सेल के अंदर वो जो ऑक्सीजन है वो उस टॉक्सिन को यानी विषैले पदार्थ को जला देता है, यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है और वो फिर हार्मलेस हो जाता है। और जो विषैला तत्व जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाता है, जो वापस थ्रू सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन वापस लंग्स में आके हम उच्छ्वास के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल फेंकते हैं। और बाकी तो यूरिन स्टूल वगैरह तो हम पास कभी करते, दिन में 1 बार 2 यूरिन पास करते, दिन में 4-5 बार। लेकिन ये जो है एक्सक्रीशन हमारा, वो पल पल चल रहा है। थोड़े समय के लिए भी हम अगर रेस्पिरेशन को रोक देते तो हम मर जाएंगे। एक्सेप्शनल केसेस, योगा वाले लोग हैं वो एक्सेप्शनल केसेस है, लेकिन हम जिंदा नहीं रह पाते क्योंकि शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हम टॉलरेट ही नहीं कर सकते, इतना वो विषारी है, विष से भरा हुआ है, उससे हमारी डेथ हो जाती है। आपने सुना रहेगा एक कार में छोटा बच्चा खेल रहा था, उसने खुद को लॉक कर दिया कार के अंदर और थोड़े समय के बाद में मतलब उस कार के अंदर का ऑक्सीजन उसने यूटिलाइज कर दिया रेस्पिरेशन के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन वो कार में इतना ज्यादा हो गया कि बच्चा वहां पर मर गया। तो इसका मतलब ये रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन मिलना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये जो इंपॉर्टेंट तरीका है हमारा शरीर को विष मुक्त करने का, हाँ, वो है डिपेंड करता है हमारे लंग की कैपेसिटी के ऊपर। भगवान ने तो हमें पूरी कैपेसिटी दे ही दी है। हमारे लंग्स एकदम छोटे छोटे ग्रेप्स के जैसे अल्विओलाई से बने हैं, छोटे छोटे बलून जैसे रहते हैं। उसके अंदर हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, फिर वो बलून के जो सरफेस है वहां से ऑक्सीजन पास होके खून में आके वो सप्लाई हो जाता है, और वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के खून की तरह वापस वो बलून में आके फिर बाद में हम उसको बाहर निकाले। लेकिन ये जो छोटे छोटे बलून्स है वो हम 100% यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 25 से 30% ही लंग कैपेसिटी यानी वो बलून्स को यूज करते हैं। कुछ पार्ट में वो जो बलून्स जैसे हैं वो पूरे चिपके हुए हैं, फूले हुए भी नहीं है, चिपके हुए हैं। और जब वो चिपके हुए रहते हैं तो वहां पर कफ जमा हो जाता है, यानी म्यूकस जमा हो जाता है, और वहां पर फिर बैक्टीरिया, फिर कोरोना वायरस, डिफरेंट वायरस वहां पर पनपते हैं। तो चांस मिलता है पनपने के लिए, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है। इसलिए हमने क्या करना चाहिए, हमारे पूरे लंग की कैपेसिटी को यूज करना चाहिए। फिर वो कैसे करेंगे? सुदर्शन क्रिया सीख के, और सुदर्शन क्रिया रोज करके। सुदर्शन क्रिया जब हम रोज करते हैं तो हमारी लंग कैपेसिटी जो 25 से 30% है वो बढ़ के 90% के ऊपर चली जाती है। तो मानो हमें जीवन दान मिल जाता है। हम सब कोरोना
ये सब इन्फेक्शन से कोसों दूर रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होके, हर सेल में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होके वो प्रखरता से अपना काम करता है। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती अगर इसके ऊपर ग्लास देख दिया जाए जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर, तो अंदर का जो ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, तो मोमबत्ती धीरे 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 धीमी धीमी जलती है और बाद में तो बुझ जाती है। वैसे जैसे हम 30% ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे हर सेल धीमे 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 जल रहे हैं। किसी ने पूछा है अभी कि 90% यानी डीप ब्रीदिंग ऑल द टाइम, जरूरी नहीं ऑल द टाइम हम डीप ब्रीदिंग कैसे करेंगे, है ना। इसलिए तो सुदर्शन क्रिया करनी है, इसलिए तो बाकी अभी मैं बचपन से मतलब कॉलेज से योगा टीचर रही हूँ और प्राणायाम रोज करते आ रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि हम कंटिन्यूसली डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते ना 24 घंटा। यही तो खासियत है सुदर्शन क्रिया की। तो जब मैंने सुदर्शन क्रिया सीखी तब मेरी लंग कैपेसिटी बढ़ के 90% के ऊपर गई और मेरे 90% से ज्यादा बीमारियां गायब हो गई। ये बात है, ठीक है। तो हाँ, मैं वही कह रही थी कि मोमबत्ती जैसे अगर उसको ऑक्सीजन पूरी तरीके से मिलता है तो वो मोमबत्ती प्रखरता के साथ जलती है। वैसे ही सुदर्शन क्रिया करते हैं जब हम, हमारे लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, हर सेल को भरपूर ऑक्सीजन मिलता है और हर एक सेल प्रखरता के साथ जिंदा रहता है, हेल्दी रहता है, और वो अपना काम, हर सेल का अपना काम है शरीर में, वो अपना काम अच्छी तरीके से 100% प्रॉपरली करता है। तो सेल से तो ऑर्गन बना है, जैसे वो सेल अपना काम 100% अच्छी तरीके से करता है तो वो ऑर्गन भी अच्छी तरीके से अपना काम करता है। लीवर ठीक से काम करेगा, किडनी ठीक से काम करेगा, लंग ठीक से काम करेगा, हार्ट ठीक से काम करेगा, ब्रेन ठीक से काम करेगा, सभी, और पैंक्रियाज अपना काम ठीक से करेगा तो हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ये है सीक्रेट। हाँ, तो सुदर्शन क्रिया का भी कोर्स है हमारा, 30 तारीख से है इस महीने के। तो जिन्होंने सुदर्शन क्रिया नहीं सीखी है वो जरूर मुझे कॉल करे या व्हाट्सएप करे। मेरा नंबर है 8308044666। ठीक है, तो ये बात है। और जिन्होंने सुदर्शन क्रिया सीख ली है वो रोज सुदर्शन क्रिया करे विदाउट फेल, और लोगों को रोज किसी एक व्यक्ति को जरूर बताए सुदर्शन क्रिया के बारे में। ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, और सेवा का फल जो है, उनके जो ब्लेसिंग्स मिलते हैं उनसे हमारा जीवन सुंदर बनता है। ठीक है, तो ये हो गया। और आजकल अभी ब्रीदिंग के बारे में देखते हैं, आजकल 30% लोगों में तो अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है, इवन बच्चों में भी अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है। और पफ लेना पड़ता है उनको ताकि वो अच्छी तरीके से ब्रीदिंग कर पाए। ये जो नॉर्मल हमारी प्रक्रिया है वो भी अभी डिफिकल्ट हो रही है। फिर बाद में आता है स्लीप, यानी नींद। नींद यानी कि जस्ट डूइंग नथिंग, रिलैक्स, स्विच ऑफ, है ना, टर्न ऑफ। लेकिन ये भी नहीं कर पाते। जैसे लेट जाते हैं तो करवटें बदलते रहते, नींद आती नहीं जल्दी, इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाता है। और नींद आई भी तो जैसे थोड़ा डिस्टर्बेंस से नींद खुल जाती, बाद में नींद आती ही नहीं है। और रात को फिर जागरण करते हैं, और फिर दिन में जब भी अवेकन रहना है, अच्छी तरीके से प्रॉपरली काम करना है, उस समय ड्राउजी रहते हैं, स्लीपी रहते हैं। ये बात है। हाँ? और आजकल शिफ्ट का भी प्रॉब्लम है, नाइट शिफ्ट। तो रात को काम करते हैं और दिन में फिर सोना पड़ता है। तो ये जो सर्केडियन रिदम जो है, वेकफुलनेस और स्लीपिंग का, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो हम देखो नेचर से कितना दूर जा रहे हैं। फिर बाद में आता है लोकोमोशन। हमने नेचुरल कौन से इंस्टिंक्ट्स देख रहे हैं अभी तक। अच्छा, वही मैं लिस्टिंग बाद में करती हूँ, पहले हम एक एक देखेंगे। लोकोमोशन यानी चलना। पहले योनि में हम
4 पहियों पे चलते थे, उससे इवॉल्व होते 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 अभी 2 पहियों पे, पैरों के ऊपर, पहियों के ऊपर नहीं है, सॉरी, पैरों के ऊपर चलते हैं। हमारी स्पाइन पहले जब 4 पैरों के ऊपर चलते थे, हॉरिजॉन्टल थी, जब 2 पैरों पे चल रहे हैं तो अभी इरेक्ट हो गए, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड हो गई है। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जब हमारी स्पाइन खड़ी रहती है, सीधी रहती है, तो हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करती है और हम मोक्ष पा सकते हैं, यानी एनलाइटन हो सकते हैं। वो पॉसिबिलिटी सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ही है, क्योंकि वो इरेक्ट है। मोक्ष यानी सिर्फ मरने के बाद स्वर्ग वगैरह ऐसा नहीं है। मोक्ष ने क्या पता है, गुरुजी कहते हैं श्री राम चरित्र में, मोक्ष का आपको एहसास कैसे है? जैसे एग्जाम खत्म हो जाने के बाद बच्चे ऐसे बैग, स्कूल बैग डाल देते हैं, फिर उनको जो फीलिंग होती है वो मोक्ष की। यानी में जीते जी आप हमेशा हमेशा मतलब हमेशा एक स्टेडी स्थित प्रज्ञता के इसमें रहे, खुश रहे, काम क्रोध लोगों ये विकारों से मुक्त रहे, यही तो मोक्ष है। तो ये पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मतलब एक तो उन्नति करना या अधोगति करना, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग में है, क्योंकि वो इरेक्ट है। तो पहले 4 पहियों पे चलते हैं, अभी सॉरी 4 पैरों पे चलते हैं और अभी 2 पैरों पे चलने। तो 2 पैरों पे चलना, ये हमारा बेसिक गुणधर्म है, बेसिक हमारी एक्टिविटी है ना। लेकिन अभी सिचुएशन क्या हो गई, हमारी कंडीशन नी की ऐसी हो जाती है, फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं, ज्यादा चलना नहीं, नीज रिप्लेसमेंट की नौबत आ जाएगी। लोग इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं पाते हैं, जमीन के ऊपर क्रॉस लेग बैठ नहीं पाते हैं, ऐसी हालत हो गई है नीज की। ये हालत चलने से नहीं हुई है, ये हमारे गलत लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से हुई है। इसलिए कोई चलने से नहीं डरे, ये नौबत नहीं आनी चाहिए, इसलिए अभी से यानी पहले से ही चलना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि एक बार वो फट जाएगा, मतलब वो उसका कंडीशन खराब हो जाने के बाद उसको स्ट्रेस करेंगे तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, फिर डॉक्टर की माननी पड़ेगी हमें, या फिर नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा। तो देखो कुछ साल पहले, करीब 60-70 साल पहले, जो लोग 80-90 साल तक जीते थे, वो मरते दम तक चल पाते थे, जमीन पर बैठ पाते थे। और अभी की हालत क्या है, और वो समय पता है आपको, दिन में वो एवरेज 18 किलोमीटर चलते थे, और अभी दिन में कितना चलते हैं एवरेज, 0.8 to 1.8 किलोमीटर पर डे, इतना कम चलते हैं, इसलिए नीज की हालत ऐसी हो जाती है। तो मतलब वॉकिंग ये कुछ रीजन नहीं है घुटने खराब होने का, घुटने खराब होने के बाद में हमको वॉकिंग अवॉइड करना पड़ता है, तो इससे डरना नहीं है, ठीक है। तो कैसे वॉकिंग करना हम लोग देखेंगे आगे चलते। फिर बाद में इंस्टिंक्ट आता है रिप्रोडक्शन। आजकल रिप्रोडक्शन भी डिफिकल्ट होने लगा है, महिलाओं में कंसीव करना डिफिकल्ट होने लगा है, इसलिए तो इनफर्टिलिटी सेंटर्स जैसे मशरूम के जैसे क्या बोलते स्ट्रीट के ऊपर खुलने लगे हैं हर सिटी में, इवन टाउन में इनफर्टिलिटी सेंटर की जरूरत पड़ने लगी है, क्योंकि महिलाओं में पीसीओडी का प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स गड़बड़ होने के प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, क्या ब्लीडिंग इश्यूज, मतलब मेंसेस के बारे में सभी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। जैसे कहा 20 से 30% महिलाओं में ये प्रॉब्लम हो, उससे भी आजकल तो ज्यादा ही बढ़ रहा है। इवन मेल्स में भी, मेल में भी स्पर्म काउंट जो है, स्पर्म काउंट कम 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 होने लगा है। नॉर्मल स्पर्म काउंट पहले के जमाने में जितना हुआ करता था, वो कम कम होते जा रहा है,
इसलिए अभी नॉर्मल रेंज भी चेंज कर दी। जैसे कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन चेंज कर दी, वैसे एवरेज सभी मीन्स में जो स्पर्म काउंट है वो पहले वाले नॉर्मल रेंज के लोअर बॉर्डर तक भी नहीं जाता है, इसलिए नॉर्मल रेंज ही उन्होंने नीचे ला दी है। ये बात है। तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी बढ़ने लगा है। नहीं तो ये जो भी बेसिक थिंग्स है कि जो हमने नेचुरली विदाउट थिंकिंग ये सब होनी ही चाहिए, जैसे भूख लगना, सांस लेना, ये सब जो है ये अभी डिफिकल्ट होने लगा है, ये हमने अभी देखा है। तो अभी हम क्या करते हैं, और ये जो बेसिक थिंग्स है ये डिफिकल्ट होती है, इसलिए तो फिर ये बड़े बड़े डिसीजेस होने लगते हैं। मतलब बेसिक में रड़ा उधर ही प्रॉब्लम है, इसलिए जैसे रूट में ही प्रॉब्लम है तो फिर शूट में भी प्रॉब्लम आ जाएगा, ट्री में भी प्रॉब्लम आ जाएगा, फल में भी फूल में भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसे क्यों हो रहा है? वन ऑफ द रीजन, मेजर रीजन है कि हम लोग चलते नहीं है, हमारी फिजिकल वर्क कुछ ज्यादा करते नहीं है, जिससे चलने से और फिजिकल वर्क करने से हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, हमारा खून प्यूरिफाई होता है। तो हमने क्या करना चाहिए, वॉकिंग करना शुरू कर देना चाहिए। कितना करना है, 1.25 घंटा। 1.25 घंटा ही क्यों, क्योंकि हमारे शरीर, देखो हमारे शरीर में 5 लीटर खून है टोटल, एवरेज में बता रही हूँ। जो इनके जिनका बिल्टअप अच्छा है उनको ज्यादा भी हो सकता है, मेरे जैसे जिनका कद छोटा है उनमें कम हो सकता है। तो 5 लीटर खून में ब्लड शुगर जो है उसमें 15 मिनट में, सॉरी 1 लीटर में जितना शुगर है वो कंज्यूम होने के लिए, यूटिलाइज होने के लिए 15 मिनट वॉकिंग के जितना इक्विवेलेंट हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हम वर्क एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तब जाके 1 लीटर खून से ग्लूकोज सब यूटिलाइज हो जाएगा। तो 5 लीटर है मतलब 15 into 5 मतलब 1.25 घंटा। और वो कैसे, खाली पेट वॉकिंग करना है, ताकि वो पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, फिर पूरे खून का जो शुगर कंज्यूम हो जाएगा, तो फिर हर सेल मांग करेगा शुगर चाहिए, शुगर चाहिए। फिर जो शरीर के अंदर एक्स्ट्रा जो फैट है, ग्लाइकोजन है, वो कन्वर्ट पिघलना शुरू हो जाएगा, और हमारा पूरा ब्लड 1.25 घंटे में पतला हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। ये 1.25 घंटा खाली पेट वॉकिंग करना है। वो कैसे करना है, ब्रिस्क वॉकिंग करना है, दौड़ना है नहीं, और कितना किलोमीटर चलना है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट टाइम है, ना कि इम्पोर्टेंट डिस्टेंस है। ओके, तो हमने तो ऑब्वियसली भी 1.25 घंटा चलने की कैपेसिटी है, कंटिन्यू होने के लिए हमने कैसे चलना चाहिए, एट ईज वॉकिंग करना शुरू कर देना चाहिए। तो वो जो हमारा वॉकिंग का स्पीड है वो डेली डिफर हो सकता है। जब हम ज्यादा एनर्जेटिक रहते तो हम थोड़ा फास्ट वॉकिंग करेंगे, जब थोड़ा डल लगता है तो हम थोड़ा स्लो वॉक करेंगे, अपने मूड के ऊपर, हम अपनी कैपेसिटी के ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर हम फास्ट फास्ट करेंगे आधे घंटे में थक जाएंगे, रुक जाएंगे, तो उससे काम नहीं बनेगा। तो कैसे करना है, और वो भी कंटिन्यूअसली, ऐसे नहीं आधा घंटा सवेरे किया आधा घंटा शाम को किया, ऐसे नहीं। तो खाली पेट कंटिन्यूअसली, और नॉर्मल अपना जो कंफर्टेबल स्पीड के साथ अगर 1.25 घंटा वॉक करते हैं तो हमारा पूरा ब्लड ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई हो जाता है। ठीक है। फिर अच्छा, हम जो अलग अलग आसन करते हैं, है ना, हमारा शरीर वॉकिंग के लिए बना है ना। इमरजेंसी में हम रनिंग करते हैं, लेकिन वॉकिंग ये हमारा बेसिक है। जैसे हमने अलग अलग आसन करते हैं, है ना,
अच्छा, अगर आप जिम करना चाहते हैं वो भी जरूर करें। हाँ? कोई ये करना चाहता है, क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स खेलना चाहता है, कोई योगा करना चाहता है, कोई एरोबिक्स करना चाहता है, वो भी करे, उसका भी अपना अलग अलग फायदा है। लेकिन हमारा बेसिक है वॉकिंग। तो हम जो अलग अलग आसन करते हैं ना, एक एक प्राणी पक्षी के ऊपर आसन के नाम है ना, मत्स्यासन, मंडूकासन, मयूरासन, बकासन। हाँ? वैसे मनुष्यासन कौन सा हो सकता है? हाँ? तो मनुष्यासन कौन सा हो सकता है? सहज योग क्या है मनुष्य का? वो है वॉकिंग। ठीक है, तो कोई भी भूले नहीं चलना। ठीक है, अब हम देखते हैं, अभी हमारे लास्ट कुछ 10 मिनट बचे हैं, तो अभी थोड़ा सा हम रेसिपी के तरफ जाते हैं। तो रेसिपी बताने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं जो रेसिपी बताने वाली हूँ चाट टाइप रेसिपी है, मिलेट की रेसिपी है। अरे मिलेट क्यों, मिलेट ही क्यों? तो मिलेट के ऊपर भी मेरा एक वेबिनार है, जिन्होंने नहीं सुना है वो आपका नाम और नंबर और मिलेट सेशन लिख दे चैट बॉक्स में, ताकि उसका लिंक आपको हम भेज देंगे। अगर नहीं मिला आपको तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके बता सकते हैं। कभी भी कहीं भी हो जाता है, काम में भूल जाते हैं। मैं, रीना दीदी, सोनिया दीदी, हम लोग यूजुअली भेजते हैं, लेकिन इन केस आपको नहीं मिला रहेगा तो आप कॉल करके बोल सकते हो हमें। रीना दीदी, अपने कोर्स का ये डालेंगे क्या, पूरा शेड्यूल जो है वो मैसेज? हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो ये रेसिपी बताने के पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। जैसे हमने देखे इतने सारे डिसीजेस हो रहे हैं, उसके अलग अलग हमने देखा कि बेसिक चीजें ही हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एक रीजन फूड भी है। फूड के बारे में हमने हेल्थ सीरीज नंबर 2 जो है उसमें हम देखने वाले हैं, है ना। कुछ लोगों ने वो सुन भी लिया है, जिन्होंने नहीं सुना है तो हेल्थ सीरीज 2 का रिकॉर्डिंग मांगने के लिए भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। तो जो भी हम खाना खाते हैं, वो कौन सा खाना खाना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे मतलब क्या है, किस तरीके से पका के खाना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए, किस तरीके से खाना खाना चाहिए, कौन से कॉम्बिनेशन में खाना खाना चाहिए, कौन से समय पे खाना खाना चाहिए, ये सब जो है वो असर करता है हमारे हेल्थ के ऊपर। जैसे ये जो अपना आयुर्वेद है, इंडियन आयुर्वेद है, इसमें इतना सुंदरता के साथ पूरी दिनचर्या है। वो आपको इस कोर्स में होलिस्टिक कुकिंग प्रोग्राम जो हमारा हो रहा है 1, 2 या 3 तारीख, और 3 तारीख को रोज 2 घंटा, तो उसमें पूरा डेली रेजिम आपको देंगे कि क्या कब कितना खाना है। उसके रेसिपीज भी आपको बताएंगे, एक्चुअली वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके से पकाना है, किस तरीके से नहीं पकाना है। वो भी आपको वीडियो के माध्यम से आपको घर बैठे देखने को मिलेगा। रेसिपीज आपको एक्चुअली भेज देंगे, हम व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में भी आपको भेज देंगे या मेल कर देंगे। और बेसिक थिंग्स भी आप, मतलब सिर्फ ये रेसिपी का कोर्स है ऐसे नहीं, इसमें इतना सब नॉलेज भरा है। एक्चुअली जो आयुर्वेद है ना, वो बीमार हो जाने के बाद डॉक्टर के पास जाके दवाई लेने के लिए नहीं बना है। पुराने जमाने में राजा महाराजा जो रहते हैं, जो वैद्य रहते थे ना, वैद्य को राजा की तरफ से पेमेंट मिलता था। वो किस लिए होता था पता है? ताकि लोग बीमार ना पड़े, इसलिए वैद्य होते थे। अभी सिचुएशन चेंज हो गया। अभी एक तो लोगों को पता नहीं है कि कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा बुरा है। दूसरी बात कि हमारे मन के ऊपर या टेस्ट के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं। मेन तो है कि नॉलेज ही नहीं। जो नॉलेज मिलता है टीवी के थ्रू मिलता है हमें। एनर्जी को कहाँ से मिलेगी? तो कोक से मिलेगी। कोक में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है।
और हमने देखा एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, अभी मैंने समझाया। तो उल्टा एनर्जी डाउन 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 करेगा। देखो अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला मोमबत्ती, अगर मोमबत्ती के इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो एनर्जी देने वाला ऑक्सीजन जब कम हो जाएगा, एनर्जी ड्रेन करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, तो उल्टा एनर्जी कम होने वाली है। तो ये जो नॉलेज है हमें नहीं है। स्कूल में हम बाकी सब कुछ सीखते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला, जीवन का ज्ञान, खाने पीने का ज्ञान जो है वो हम नहीं सीखते। तो कोई बात नहीं, सिर्फ 3 दिन और 2 घंटा काफी है। इतनी सिंपल लैंग्वेज में पूरा आयुर्वेदा का निचोड़ इसमें बताया गया है इस कोर्स में। वो कोर्स मैं अपने कलीग्स के साथ लेने वाली हूँ, आप जरूर रजिस्टर करना। आपने ऑलरेडी किया है कोर्स तो जरूर लोगों को बताना, ताकि उनके भी जीवन में हेल्थ आए, हैप्पीनेस आए, खुशी आ जाए, इन बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग बच पाए। और विरुद्ध आहार है, यानी कुछ कुछ ना 2 चीजें जब साथ में मिला के हम खाते हैं, जैसे दही बड़ा है, उड़द दाल और दही साथ में मिला जाए तो विरुद्ध आहार है। वो जब हम खाते हैं तो शरीर के अंदर ऐसी ऐसी विषैली चीजें ये तैयार होते हैं कि हमें कितने सारे रोग हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत लिस्ट है पूरी विरुद्ध आहार की, उनको अवॉइड करने, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अनीमिया हो सकता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस हो सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आपको पता चलेगा। आजकल एसिडिटी, नेचुरोपैथी के हिसाब से एसिडिटी ये जो है ये मूल कारण है सभी रोगों का। लेकिन हम क्या समझते हैं, सिर्फ ऐसे बर्पिंग आना मतलब एसिडिटी, ऐसा नहीं है। कोई भी रोग हो उसका मेन रीजन एसिडिटी है ना। खून अगर एसिडिक हो जाता है तो बीमारी होने ही वाली, ऐसे समझो पक्का। तो उसको कम बैक करने के लिए हम एंटासिड की गोली ले लेते हैं, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो नेचुरली हम कैसे एसिडिटी से छुटकारा पाए, तो अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन वाटर साइंटिफिकली कैसे तैयार करना है, कब पीना है कब नहीं पीना है, क्योंकि गलत समय पर अल्कलाइन वाटर पीने से एसिडिटी और बढ़ सकती है। गलत समय के बाद मतलब वो पीरियड ज्यादा होने से एसिडिटी और बढ़ सकती है। इसलिए ये प्रॉपर तरीका वो हम इस कोर्स में बताएंगे। अभी ये कोरोना का काल है, अभी 3rd वेव आने वाली है ऐसे कहते हैं, तो उससे बचने के लिए हमने क्या डाइट लेना चाहिए, प्रिवेंटिव डाइट भी और रिकवरी डाइट भी आपको बताएंगे। और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, वायरस इन्फेक्शन यानी कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या खाना खाना चाहिए, कंटेजियस डिसीज संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए क्या खाना खाना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, ये पूरा लिस्टिंग मिल जाएगा आपको। और हम जैसे ना हमारा ब्लड ग्रुप है जन्म से फिक्स है, वैसे हमारी प्रकृति कफ पित्त वात 3 दोषों से हमारी प्रकृति बनती है। तो अगर तीनों में से कोई भी एक इम्बैलेंस हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है, तो बाकी दोनों भी इम्बैलेंस हो जाते हैं और हमें उस प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो उन्हें बैलेंस करने के लिए, जैसे कफ हुआ तो ट्यूमर कैंसर जैसे रोग होते हैं, कफ इम्बैलेंस, ओबेसिटी ये सब रोग हो जाते हैं। और अगर पित्त की बीमारी हो, पित्त अगर इम्बैलेंस हो गया तो रैशेस आना, एसिडिटी, अल्सर, ऐसी सारी बीमारियां हो जाती है। आंखों में जलन, पैरों में जलन, वॉमिटिंग, ये सब बीमारियां होने लगती है। फिर वात इम्बैलेंस हो जाता है तो हार्ट डिसीज, क्या ब्रेन के प्रॉब्लम, कंपवात, इवन फीट्स आना, एपिलेप्सी, ये सब जो वात की बीमारियां हैं ये सब हो जाती हैं। तो इनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो इन दोनों दोषों को बैलेंस करके अवॉइड कर सकते। तो दोष बढ़े कि नहीं वो पहचानना, हमारी प्रकृति विकृति क्या है वो पहचानना, और उन दोषों को बैलेंस करने के लिए क्या खाना क्या नहीं खाना, ये सब कितनी मात्रा में खाना, ये सब आपको ज्ञान इस कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, अभी रेसिपी टाइम, आपको 3 मिनट में आपको एक सुंदर रेसिपी बता देती हूँ। ये थोड़ी ना चीटिंग डे वाली रेसिपी है, हाँ? बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है,
लेकिन ये खा के बाद में होलिस्टिक कुकिंग कोर्स फॉलो करो। हाँ होलिस्टिक, हाँ एक बात बता दूं, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स से आपको कुछ उसे टेस्टलेस उबला उबला ऐसा खाने को नहीं बोलेंगे हम। एकदम टेस्टी एंड हेल्दी और आंखों के लिए भी अट्रैक्टिव, टेस्ट के लिए भी सुंदर, ऐसी चीजें आपको खाने के लिए बताएंगे। वो जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो, ऐसी चीजें आप खाएंगे। आज हम देखते हैं मिलेट के स्नैक्स। एक है जैसे मसाला पूरी बोल सकते हैं आप उसको। तो एक कप मिलेट का फ्लोर लेना जो ऑलरेडी प्री सोक्ड है, 6 से 8 घंटे ऑलरेडी सोक करके बाद में सन ड्राई करके और उसका फ्लोर बनाया है। ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर जिसको पता नहीं है वो आप मेरा मिलेट सेशन जरूर देखें। 1 कप मिलेट का फ्लोर लिया तो 1/4 कप आपको रोस्टेड चना दाल का फ्लोर लेना है, ठीक है। और एक मुट्ठी ग्राउंडनट, सिंगदाना जो है कोर्सली ग्राउंड लेना है, रोस्टेड और कोर्सली ग्राउंड। 1 टेबलस्पून तिल लेना है, काले लो या सफेद लो। तिल है ना कैल्शियम का बहुत मस्त सोर्स है और बाकी भी न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। तो हफ्ते में 1 या 2 बार आप सीसम का यूज, तिल का प्रयोग आहार में जरूर करें। फिर 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर आपके टेस्ट के हिसाब से, हींग और नमक। आपको क्या करना है, पहले 1 मिनट, बार बार म्यूट करना पड़ता है कोई ना कोई। ओके, प्लीज म्यूटेड रहे हैं सब, जो भी आते हैं ना डिस्टरबेंस हो जाता है। ओके, तो ऑयल कौन सा यूज करना है, सैफलॉर ऑयल। करडी का तेल जो है वो सबसे बेस्ट है क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट हाई है, इसलिए वो बेस्ट है। तो वो भी बुल ड्रिवन घानी का लेना चाहिए, ठीक है, कोल्ड प्रेस ऑयल लेना चाहिए। एक बाउल में वो आटा लीजिए, वो आटे को मिक्स कर दीजिए, मैंने जो जो अभी सब इंग्रेडिएंट्स बताए, और उसमें थोड़ा ऑयल गरम करके डालिए, अच्छे से उसको मसले ताकि उसका क्रिस्पीनेस मस्त आता है। उसके बाद में चिली पाउडर, इसमें ये सीड्स, ग्राउंडनट का कोर्सली वो पाउडर, सॉल्ट, हींग थोड़ा पानी में मिक्स करके डाले ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये सब डाल के एक हार्ड डो बनाना उसका, एकदम हार्ड, और अच्छे से उसको मसलना। उसके बाद में उसकी छोटी छोटी हाथ से एक बेटल लीफ या फिर कोई भी पत्ता लेके, आप टर्मरिक का पत्ता ले सकते हो या फिर केले का पत्ता ले सकते हो या फिर खाना खाने का बीटल लीफ है ना वो ले सकते हो। उसके थोड़ा तेल लगा के उसकी छोटी छोटी पूरियां ऐसे ढाप के बनाए, और उसको तले, दोनों तरफ से ब्राउनिश कलर में तल लेना उनको। और अगर आपको पूरी तरीके से क्रिस्पी अच्छी लगती है तो थोड़ी पतली बेलना लगा करना, और थोड़ी अंदर से आपको सॉफ्ट अच्छी लगती है तो थोड़ी जाड़ी करना। और मसाला पूरी कैसे करेंगी, वो 2-4 पूरियों को ऐसे हाथ से क्रश करे, ब्रेक करे, उसके ऊपर कांदा, अनियन कट करके, कैरेट ग्रेट करके, थोड़े टोमेटोज फाइनली चॉप करके, पुदीना की चटनी डालो, पाम जगरी सिरप थोड़ा डाल सकते हो, और मिलेट का सेव डाल सकते हो उसके ऊपर, थोड़ा डैश ऑफ लाइम डालेंगे, लेमन डालेंगे, कोरिएंडर डालेंगे, मस्त मसाला पूरी खाएंगे, ठीक है। ये लेकिन चीटिंग डे पे खाना है, बाकी टाइम पे हम लोग टेस्टी खाएंगे लेकिन हेल्दी खाएंगे। ये हेल्दी है लेकिन थोड़ा अनहेल्दी भी है, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। एक मिनट, चैट बॉक्स में कुछ है तो रीना दीदी आपने सब ये कर दिया है क्या? हाँ हाँ हाँ, लिया है मैंने। ठीक है, ओके। हाँ तो अपना टाइम अप हो गया, 2 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गए। हाँ टाइम ज्यादा है, कम है तो अभी एंड करेंगे। यस सर, थैंक यू। जरूर आइए सुदर्शन क्रिया के कोर्स में और होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में। चलो, थैंक यू। एंड कर दीजिए।